नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें कि हम लोग 2021 के सेकेंड पेपर की बात करें दोस्तों, उसके क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो ये 2021 का सेकेंड पेपर है, यानी कि बात करें तो 6 to 8 के लिए यानी कि ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जो भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये हो रहा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों करना। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बात करिए अगर अवस्था की अवधि में विकास की बात करें तो धीमी गति से नहीं होता है, तीव्र गति से होता है, और में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं, और न ही अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर जेडपीडी की बात की गई है दोस्तों। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, या वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो जेडपीडी की बात करें दोस्तों, अगर हम जेडपीडी की बात करते हैं यहाँ पर कि जो नाप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो यह वह क्षेत्र है, यानी वह विकास का क्षेत्र है कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से क्या करते हैं, उपार्जित करने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है दोनों के बीच में, इस क्षेत्र को हम कहते हैं जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में असमर्थ हैं। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि करने में समर्थ हैं। ठीक, उसके बाद बोला है केंद्रीकरण, क्योंकि यहाँ पर देखिए अमूर्त की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को। ठीक है, केंद्रीकरण अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, संरक्षण, वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक लास्ट अवस्था होती है दोस्तों, और इसमें जो है बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यहाँ से बात किसकी की गई है? समाज प्रणाली की बात की गई है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो अगर आप लोग जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, तो इन पे मैंने पार्टिकुलर वीडियोस बनाया हुआ है और इनके चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनके जो पार्टिकुलर वीडियोस हैं, यानी अलग अलग वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको चीज़ें जो है कि बेहतर समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, तो स्थानिक, मनोवैज्ञानिक,
अंतरावैयक्तिक विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति, संवेदनता। बात करें अगर स्थानिक की तो मनोवैज्ञानिक, क्या यह सही है? तो नहीं है। अंतरावैयक्तिक तो विक्रेता नहीं सही है। भाषिक मूर्तिकार से कोई रिलेशन नहीं है। जबकि शारीरिक गति संवेदनता जो है कि ये खिलाड़ी से जो है सही संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड दोस्तों, कि इनकी भी जब भी बात आए तो आप तीन चीज़ याद रखेंगे। एस सी और एल। SCL याद रखिएगा। सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। सोशल सामाजिक, कल्चर सांस्कृतिक, लैंग्वेज भाषिक। भाषा, ये तीन वर्ड याद रखेंगे। इनसे रिलेट करता हुआ ऑप्शंस आपको मिल जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ हमने पढ़ा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी बोले लैंग्वेज, भाषा, देखिए यहाँ पे मिल गया। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। बाकी अब देख लीजिए कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो है चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो जबकि यहाँ पे भाषा की भूमिका एक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। लेव वाइगोत्स्की से किसकी बात की गई है? लैंग्वेज की बात की गई है, कल्चर की बात की गई है, समाज की बात की गई है, सोशल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। तो बात गलत है कि मूल्यांकन जो है कि बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं तो मूल्यांकन किस लिए किया जाता? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो ऐसा भी नहीं है, हम वर्गीकृत नहीं करते हैं यहाँ पर बच्चों को। और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है कि बच्चा का जो है कि बच्चे का विकास कितना हुआ है और क्या कमी है और किसको आप उस तरीके से सुधार सकते हैं। और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, या एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, या क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो 8 क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही लिंग की बात की गई है तो गलत है, हमें समान देखना है सभी को। ठीक है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल नहीं करना है, इसको खत्म करना है। और लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा नहीं करना है, उन्हें अस्वीकार नहीं करना है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्या यह एक गुण और साधन समझना चाहिए, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा? तो ये व्यवस्थागत मुद्दा हमें नहीं समझना है, ना ही यह समस्या होती है बहुभाषीयता और ना ही रुकावट होती है। यहाँ पे यह क्या होता है? एक साधन, एक गुण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है और अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, और बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। देखिए, दंड की तो बात करनी ही नहीं है, पुरस्कार दंड यहाँ पर वर्गीकृत नहीं करना है। एक जो है टैग वर्ड जो है बताते रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बाल केंद्रित बोला है तो पाठ्यपुस्तक को केंद्र हम बना ही नहीं सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाल केंद्रित वही कक्षा है जिसमें हर एक बच्चे यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या करता है? अध्यापक पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अभी आपको इसके पहले बताए हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे क्योंकि इसके पहले मैंने अभी इस चीज़ को बताया था। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, BF स्किनर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे क्योंकि अभी मैंने SCL की बात बताई थी, वहीं से आंसर आएगा। तो आप लोग नाम कमेंट में जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
आपका इसी में टेस्ट भी हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा है। तो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो यहाँ पे आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उपयुक्त नहीं होगी छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। पृथक तो करना ही नहीं है, गलत हो गया। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। आपको नामांकित बिल्कुल भी नहीं करना है उन्हें, ठीक है, अलग नहीं करना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान नहीं करना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब राइट आंसर एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो समावेशी शिक्षा के पीछे का अंतर्निहित विचार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो रटना तो एक गलत वर्ड है, रटना कट गया, रटना। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, तो ये बात भी गलत होगी। ठीक है, और यहाँ दिया है कि वे प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, तो नहीं, अभिमुखी नहीं, तो ये है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्या देकर, क्रियाकलाप देकर। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपका दोस्तों कि पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, यानी पढ़ने में जिनको कठिनाई है उनको आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान के, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, और उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो बात करें, अगर हम पठन वैकल्य की बात कर रहे हैं तो उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान के हम नहीं बता सकते हैं, नहीं पहचान कर सकते हैं, और शारीरिक व स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा हम उनके पठन वैकल्य के बच्चों की पहचान नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके यह हम जान सकते हैं किसके द्वारा, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ही हम समझ पाएंगे पठन वैकल्य वाले बच्चों को, यानी उनकी पहचान कर पाएंगे। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि मुझे ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इन तरीके के क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आगे का जो 15 क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।